आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो सच जो देश के शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सबने खालिस्तान एंगल सुना होगा, बट हम जो बताने जा रहे हैं आज उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल साल 2000 से कैसे ही पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे और उनका कनेक्शन CIA, खालिस्तान प्रोटेस्ट सब में पाया गया। तो आइए आज डिबंक करते हैं इस कहानी को। जनवरी 2000 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक NGO शुरू किया था जिसका नाम था संपूर्ण परिवर्तन। ये NGO ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मदद से शुरू किया गया था और इसमें मेधा पाटकर, जो फेमस आजादी बचाओ आंदोलन से इन्वॉल्व थी, वो भी शामिल थी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को फंड कौन कर रहा था? वो थे फोर्ड और सोरस। जी हां, बिल्कुल वही सोरस जो देश तोड़ने में भारत की तबाही के लिए सबसे आगे है। अब आपको बताते हैं फोर्ड फाउंडेशन का लिंक CIA के साथ कैसा है, यानी फॉरेन फंडिंग से इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है। अकॉर्डिंग टू द डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द CIA, फोर्ड फाउंडेशन उनके पार्टनर थे अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में। ये प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी इंक्लूड करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सोशल या फिर डेवलपमेंट वर्क तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये काफी सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स में भी शामिल थे। 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने डायरेक्टली केजरीवाल के फंडेड NGO संपूर्ण परिवर्तन को फंड करना शुरू कर दिया था। ये पॉइंट आप इससे समझ सकते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन का इन्वॉल्वमेंट केजरीवाल के प्रोजेक्ट्स में काफी गहरा हो गया था और ये सपोर्ट डायरेक्टली उनके NGO को मिल रहा था। और प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग दिस टाइम अरविंद केजरीवाल वाज स्टिल अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देख रहा है विनोद, क्या आप इनसे देश की सेवा की उम्मीद करते हैं? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर 2004 में अरविंद केजरीवाल बिकेम अशोका फेलो। Who funds fellowship at Ashoka? It's Ford Foundation again. फिर 2006 में अरविंद केजरीवाल रिसीव्ड रमन मगसाई अवार्ड इन का कैटेगरी ऑफ इमर्जेंट लीडरशिप। अगेन, who funds this award? बिल्कुल सही, it's Ford Foundation. In 2004, Admiral Lakshmi Narayan Ramdas, जो कि फॉर्मर चीफ हैं ऑफ नेवल स्टाफ, हैज ऑल्सो रिसीव्ड द सेम अवार्ड। लेटर एल रामदास बिकेम इंटरनल लोकपाल ऑफ आम आदमी पार्टी। खुद अधिकारी होने के कारण उनके संबंध बड़े बड़े लोगों से थे। Here are some more declassified documents of the CIA which clearly show the connection between the CIA, फोर्ड फाउंडेशन, मगसाई अवार्ड। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल इन तीनों के बीच में कहां पे फंसते, कहां से निकलते दिख रहे हैं। इमर्जेंट लीडर Admiral Lakshmi Narayan Ramdas, his daughter Kavita Ramdas, is the senior advisor to the president of the Ford Foundation and had previously served for many years as country's representative of the Ford Foundation in India. She also has worked with the Open Society Foundation of Soros. Open Society वही है जो CA-NRC के दंगों के बीच में इसका नाम सबसे ज्यादा उभर के बाहर आया था। अब फिर से केजरीवाल की बात करते हैं। केजरीवाल को 2006 में एड इंडिया NGO ने एड साथी के रूप में सेलेक्ट किया। एड साथियों को फंड्स पब्लिकली और सपोर्ट मिलता रहा बिना किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के। और ये नहीं, NGO भी फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग रिसीव करते थे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि केजरीवाल का कनेक्शन डिफरेंट NGOs के थ्रू फोर्ड फाउंडेशन के साथ कितना गहरा था और किस तरह से उन्हें बिना किसी क्लियर प्रोजेक्ट के सपोर्ट मिलता रहा मॉनेटरी टर्म्स में। यार ये तो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी घोटाला कर रहे थे NGO का वो भी। Aid India was also funding Medha Patkar. They were heavily involved in promoting her work too. आप इससे ये याद करिए कि अरविंद केजरीवाल परिवर्तन और मेधा पाटकर आजादी बचाओ आंदोलन साथ में काम कर रहे थे। तो ये आज जो हो रहा है इसकी नींव बहुत पहले रख दी जा चुकी थी, हमें बाद में पता चला है। अब केजरीवाल को पॉलिटिक्स में जल्दी आना था और पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने NGO का नाम चेंज कर दिया था क्योंकि वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज कर रहे थे। देश की जनता को यह आइडिया नहीं है कि इंसान कितना बड़ा खतरा है इस देश के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि उसे पैसे यूज कर सकते हैं कि केजरीवाल ने अपने NGO का नाम बदलकर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश की थी और कैसे उनका कनेक्शन कुछ ऐसे एक्टिविटीज से था जो देश के लिए नुकसान दे सकती थी। फिर आते हैं अगस्त 2005 में अरविंद केजरीवाल ने एक और NGO शुरू किया था जिसका नाम था कबीर। नहीं, वो कबीर खान, कबीर सिंह वाला कबीर नहीं, जो उनके पुराने NGO परिवर्तन को रिप्लेस करने के लिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कबीर को फोर्ड फाउंडेशन ने डे 1 से फंड किया था। इससे एक बार फिर से क्लियर हो रहा है कि फोर्ड फाउंडेशन उनके साथ कंटिन्यूअस थे और कैसे उनके NGOs को कितना सपोर्ट मिल रहा था फोर्ड से। अब ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट हो डाइजेस्ट करने में, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, ये सब फैक्ट्स बोल रहे हैं। रतन टाटा फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी थे अर्ली 90s से लेकर 2006 तक और 2008 में नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर है वो फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी बन गए। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ बड़े बिजनेस लीडर्स का कनेक्शन फोर्ड फाउंडेशन के साथ रहा है जो उनकी क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस को ज्यादा बढ़ाता है। 2008 में इन्फोसिस और टाटा ने हर साल 25 लाख रुपए फंड करना शुरू किया था और यह फंडिंग 5 साल तक चलने वाली थी। टाटा ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने 2011 के बाद यह फंडिंग बंद कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपने क्लेम के लिए एक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दिया।
इससे आप ये समझ सकते हैं कि दोनों कंपनीज इंफोसिस और टाटा ने सिग्निफिकेंट फंडिंग प्रोवाइड की थी, और जब टाटा ने फंडिंग रोकने का क्लेम किया तो उन्होंने इसके सपोर्ट में कोई प्रूफ नहीं दिया। सच चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो कभी ना कभी आपके सामने आ जाता है, जैसे कि ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। 2012 में एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अरविंद केजरीवाल के एनजीओ कबीर का ऑडिट किया था। अब मैं आपको इस ऑडिट की फाइंडिंग्स दिखाने जा रहा हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनजीओ के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स रिवील करते हैं। आर्काइव वेबसाइट के अकॉर्डिंग अरविंद केजरीवाल ने अपने एनजीओ कबीर की ऑपरेशन 15 अगस्त 2005 से शुरू की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से 43,48,000 और 35 रुपए रिसीव किए थे, जो जून 2005 में यानी 2 महीने पहले दिए गए थे। इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। यह दिखाता है कि फंडिंग और एनजीओ का स्टार्ट एक टाइम फ्रेम के अंदर था, जो यह सजेस्ट करता है कि पूरी प्लानिंग पहले से ही की गई थी। हाउ मच टोटल मनी दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन टिल नाउ? ये देखिए, ये वो फिगर है फाइनेंशियल ईयर 2005 और 2011 के बीच में ही। बाप रे, इतने पैसे तो भाई मैंने आज तक नहीं देखे। कबीर 2005 में फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने के लिए रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था। उन्होंने दूसरे एनजीओ की मदद ली थी ताकि यह पैसा इलीगली ट्रांसफर किया जा सके, जो उस टाइम एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से गलत था। केजरीवाल जी खुद फाइनेंस ऑफिसर थे, उनको तो इसका आइडिया होगा ही। इससे आप यह समझ सकते हैं कि कबीर ने अपनी फंडिंग को लीगल तरीके से रिसीव नहीं किया और उस वक्त के रूल्स को तोड़ते हुए इलीगल प्रैक्टिसेस का सहारा लिया, और तब ये पैसे वहां से आए। और ये मेरी थ्योरी नहीं है, ऑडिटर्स भी इसका कंक्लूजन दे रहे हैं। अब एंट्री होती है अन्ना हजारे की, जिसकी मदद से केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और देश में करप्शन हटाने के लिए ऐसी पार्टी बनाई जो आम आदमियों के हक के लिए लड़ेगी। भारत की जनता को किस तरह से लॉलीपॉप दी गई है, ये बेस्ट स्कीम है, बेस्ट हैक है। ही हैज डायरेक्ट कंपैरिजन टू द हीरो हु इज अनिल कपूर इन नायक। इस टाइम ऐसी इमेज आ गई थी कि वो नायक के अनिल कपूर जैसे हैं। एक दिन के सीएम से एक बार का सीएम बनने को बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेना शुरू कर दिया, और ये भी मैं बताता हूं कैसे। प्रो खालिस्तान टॉपिक स्टार्ट करने के बाद भी केजरीवाल इतना कुछ करने के बाद वो रुके नहीं। पैसे चीज ही ऐसी है। उन्होंने अब खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन संभालना बनाना शुरू किया धीरे धीरे, जिसकी सच्चाई आज देश को पता लगना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और खालिस्तान उसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। गुरपंतवंत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट है और सिक्स फॉर जस्टिस एसएफजे नाम के ग्रुप के लीडर है, उसने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया था। खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने यह क्लेम किया था कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच में खालिस्तानी सोर्सेस से 125 करोड़ रुपए लिए थे, जिसका उसे भुल्लर जो टेररिस्ट है इन केस ऑफ 1993 ब्लास्ट वो पाए गए थे को रिलीज करने में मदद करने के लिए किया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2014 में एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने भुल्लर की रिलीज की रिक्वेस्ट की थी। इस क्लेम का मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी सपोर्टर्स से पैसा लिया था और भुल्लर की छूट रिहाई के लिए, उनकी मांग का सपोर्ट करने के लिए यह पैसा उनसे मांगा गया था। अब पन्नू से पैसा लेकर इलेक्शन तो लड़ा गया, और यहां देखो नौटंकी, आपका फ्लैग बिल्कुल खालिस्तानी फ्लैग जैसे ही बदल दिया गया बाद में। इसका मतलब है जो पैसा पन्नू के जैसे खालिस्तानी सपोर्टर्स से आपको मिलता है, उससे पार्टी इलेक्शन लड़ती है, और फिर उनकी एक्टिविटीज भी उनके फ्लैग्स और उनकी हरकतों में सिंबलाइज होती हैं, लिंक्ड होती हैं, दिखती हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट किस तरह से एक फ्रेम है उनके लिए, एक पॉलिटिकल मूवमेंट का अप फ्रंट इन इंडिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जून 2024 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए प्रोब की रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल पर ये लगे एलिगेशंस हैं और उन्होंने खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसीव किए हैं। ये मुद्दा काफी गर्म हो गया था और ये इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए के हाथ में। केजरीवाल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये एलिगेशंस सच हैं या बस पॉलिटिकल टारगेट होने के लिए उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। हालात काफी टेंशन वाले हो सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि पंजाब और दिल्ली में खालिस्तानी एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है और वहां सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। अब देखिए एनआईए क्या एक्शन लेती है और ये केस किस दिशा में जाता है। और हाँ, ये बात रिकॉर्ड पर है कि अरविंद केजरीवाल ने एक खालिस्तानी सपोर्टर के घर में स्टे भी किया था। ये एलिगेशंस भी हैं कि उन्होंने अपने पंजाब के विजिट के दौरान एक ऐसे इंसान के घर में टाइम गुजारा जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, या फिर ये कह सकते हैं पॉइंट अपोजिशन पार्टीज और क्रिटिक्स के लिए एक मेजर एंगल बन गया है, जिसकी वजह से वो केजरीवाल को अक्यूज कर रहे हैं। पर मैं उनको दोष भी नहीं दूंगा क्योंकि सारे फैक्ट्स यही बताते हैं कि वो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन है उनका। इसके बाद एनआईए की प्रोब की रिकमेंडेशन काफी सिग्निफिकेंट हो गई है क्योंकि अब ये इश्यूज अब नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखे जा रहे हैं। ये बहुत ही शॉकिंग डिबंक है
जो लेडी आप एमपी राघव चड्ढा के साथ देखी गई थी वो कोई और नहीं है बल्कि ब्रिटिश एमपी प्रीत के गिल निकली हैं। प्रीत के गिल का नाम खालिस्तान मूवमेंट को फंड करने के लिए जाना जाता है और वो इंडिया के खिलाफ भी काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देती रही हैं। प्रीत के गिल को खालिस्तानी एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट देने और इंडिया के अगेंस्ट अपने व्यूज़ रखने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। मशहूर पोएट और केजरीवाल जी के पुराने साथी कुमार विश्वास का यह एलिगेशन काफ़ी बड़ा है। से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी सपोर्टर के साथ कनेक्शन होने का इल्जाम लगाया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि केजरीवाल ने उनसे बात कही थी कि अगर वो पंजाब का सीएम नहीं बन पाए तो फिर वो एक आजाद इंडिपेंडेंट स्टेट का पहला पीएम बनेंगे। ये स्टेटमेंट एक मेजर पॉलिटिकल बमशल है और ये केजरीवाल के इंटेंशंस और पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर नए सवाल खड़े करता है। कुमार विश्वास ने अपने पुराने दोस्त केजरीवाल पे सीरियस एक्यूजेशन इसलिए लगाए क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि केजरीवाल की थिंकिंग पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की तरफ थी। मतलब पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट और केजरीवाल जी उसके पहले प्राइम मिनिस्टर, जस्ट लाइक चाचा नेहरू। मतलब राजनीति, सत्ता, गद्दी इतनी प्यारी है कि देश भी तोड़ देंगे पर प्रधानमंत्री तो हम ही पहला बनेंगे। इन सब पॉइंट्स को सामने रख दिया है मैंने और सारे तथ्यों के साथ रख दिया है। केजरीवाल की गवर्नमेंट ने यमुना रिवर का रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट पर अब तक 8,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट $1 बिलियन को खर्च किया है, लेकिन अब तक कोई इंप्रूवमेंट का या कोई रिजल्ट दिखने को मिलता नहीं है। और आज यहाँ पे दिल्ली सरकार संकल्प लेके जा रही है कि 5 साल के अंदर हम यमुना को वापस, 5 साल से बहुत पहले, लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। हर बार हम देखते हैं वही झाग आता है सामने। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि इसके बारे में क्वेश्चंस उठाना है तो नेचुरली एक्सपेक्टेड है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मोहल्ला क्लिनिक्स, शीश महल जो कि एक लग्जरी हाउस है, जो केजरीवाल का घर है, सीएम आवास, लिकर पॉलिसी स्कैम और अब यमुना रिवर, ये सब छोटे मोटे स्कैंडल्स नहीं है। ये सब चीजें ऐसे पॉइंट कर रही हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या केजरीवाल सच में एक हैबिचुअल करप्ट लीडर है। एक्साइज पॉलिसी स्कैम तो ऑलरेडी काफी बड़ा इशू बन चुका है और जब लोग ये देखते हैं कि केजरीवाल की लीडरशिप में इस तरह के मल्टीपल स्कैम्स हो रहे हैं तो उनके ऊपर डाउट्स बढ़ना वैसे ही स्वाभाविक है। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद आप ही डिसाइड करिए कि इस चुनाव में अगर केजरीवाल जी आपको फ्री की बिजली देने आते हैं तो केजरीवाल जी के आप पूछेंगे कि आप देश के सेवक बनना लायक हैं या नहीं है। अगर अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए सब सुनने के बाद तो फिर आपको अपने सोच पे थोड़ा और प्रकाश डालने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चलता रहे मैं अगली वीडियो जब भी डालूं। नमस्ते, जय हिंद।